हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो गेट 2025 का जो एग्ज़ाम है, तो जो मैथमेटिक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो अच्छे खासे मार्क्स में पूछे जाते हैं, जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं और जो इम्पोर्टेंट भी हैं और जो ज़्यादा टफ़ लेवल वाले भी नहीं हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और जो अपना स्कोर है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो पिछली जो वीडियो थी, अगर आपने नहीं देखी है तो जिसमें हमने जो मार्किंग स्कीम है और जो सिलेबस का जो एनालिसिस है उसके ऊपर जो हमने 2 वीडियोस डाली हैं। आप एक बार स्टार्टिंग में अगर वो नहीं देखे हैं तो एक बार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मार्किंग स्कीम है वो होती है और जो सिलेबस है वो क्या क्या होता है गेट मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में उसके बाद है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फिर है डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके अंदर दोनों आ गई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद है न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसके बाद है ऑपरेशन रिसर्च, फिर है कैलकुलस। ठीक है, ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हम बिल्कुल आराम से और सही से अगर करें तो मोर देन इनफ है। अच्छे से अगर हम इनका जो सिलेबस है उसके अलावा अगर आपको जैसे रियल में इंटरेस्ट है, तो जैसे हमने देखा था कि रियल में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो जिनको हम आसानी से कर सकते हैं। जो 4-5 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। ऐसे ही जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा उसके अंदर से हम ग्रुप थ्योरी को कर सकते हैं, ग्रुप सब ग्रुप्स, होमोमॉर्फिज्म्स, ठीक है, साइलो सब ग्रुप्स, ये सब चीज़ें हम ग्रुप थ्योरी के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सब टॉपिक्स ऐसे, और ये जो हमने 6 टॉपिक्स लिखे हैं ये बिल्कुल ऐसे हैं जिनको हम बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। और हम जब इनका आगे बस एक 1 बाय 1 करके सिलेबस भी देखेंगे तो भी आप देख पाएंगे, और जिस जो क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर्स उनके अकॉर्डिंग भी आप आइडिया लगा पाएंगे। तो जैसे हम इस वाले लेक्चर में हम देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा वेटेज के अंदर पूछे जाते हैं, जो जिनमें से क्वेश्चन बनते ही हैं। और हम क्वेश्चन भी देखेंगे कि जो पिछले प्रीवियस ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, मतलब जैसे जितना मैंने आइडिया लगाया है प्रीवियस ईयर्स को देखकर उनके अकॉर्डिंग मैंने ऐसे लिखा है, क्योंकि जैसे बिल्कुल बेसिक वाले टॉपिक्स होते हैं ना उनको हमने लिखा है पहले सबसे जो हायर वाले जो टॉपिक है उनसे लेकर फिर उनसे कम वाले, फिर उनसे कम वाले, ऐसे करके हमने ना रिवर्स ऑर्डर में लिखा है सारे टॉपिक्स को। तो जैसे कि मैपिंग मैपिंग में अब आ जाती हैं, जैसे कॉन्फॉर्मल मैपिंग कौन सी होती है, नॉन कॉन्फॉर्मल मैपिंग कौन सी होती है, फिर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ठीक है, फिर बाय ट्रांसफॉर्मेशंस में भी ऐसे होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप की 4-5 ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, जैसे कि अपर हाफ को अपर हाफ पे मैप करेगी, या फिर लोअर हाफ को लोअर हाफ पे कौन सी टाइप की मैपिंग मैप करेगी। फिर उसके बाद यूनिट डिस्क को यूनिट डिस्क पे मैप करने वाली मैपिंग होती है। फिर एक वाली मैपिंग होती है कि रियल लाइन को यूनिट डिस्क के ऊपर मैप करने वाली मैपिंग होती है। फिर कुछ स्पेशल टाइप की मैपिंग होती हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e⁻⁻z, फिर log ऑफ z जो फंक्शन होता है, इनकी जो मैपिंग्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस टाइप की जो ये सारी मैपिंग्स है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कन्फॉर्मल मैपिंग हो गई, बाइलीनियर मैपिंग हो गई, ठीक है, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। ये पूछेंगे कि ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है तो जो इमेज आएगी ना वो क्या बनेगा, सर्कल बनेगी या लाइन बनेगी। और बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमें पता है कि जो सर्कल और लाइन्स है वो सर्कल और लाइन्स पे मैप होते हैं, तो उसमें स्पेशल केसेस आते हैं कि कब सर्कल बनेगा, कब इमेज है वो सर्कल आएगी, कब लाइन आएगा। जैसे कि अगर किसी पॉइंट की इमेज है वो इनफाइनाइट
इन्फिनिटी आ जाए, तो हमें पता है कि इन्फिनिटी कभी भी सर्कल के ऊपर लाइन नहीं कर सकता, तो हमेशा इमेज है उस केस में लाइन बनेगी। इस टाइप से जो हमारे जो सारे केसेज होते हैं इन टाइप की मैपिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैपिंग के ऊपर। उसके बाद है जो जैसे रुचि थ्योरम होते हैं, रुचि थ्योरम में होता है कि हमें कोई भी ये दे रखा है कि ये वाला जो सर्कल दे रखा है इसके अंदर जो हमें एक पोलिनोमियल दे रखी है इसकी कितनी जीरोज लाई करेंगी, तो फिर हम उसको ब्रेक करते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स टाइप से। तो हम देखते हैं कि जो मॉडुलस है ना, कि एफ एक्स का अगर मॉडुलस बड़ा है जी एक्स के मॉडुलस से, अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, तो फिर हम बोलते हैं कि एफ एक्स की जितनी जीरोज लाई करेंगी इसके अंदर उतनी ही एफ एक्स प्लस जी एक्स जो पूरी पोलिनोमियल है उसकी जीरोज लाई करेंगी। ठीक है, तो उसके लिए हम ये बताते। फिर उसके बाद होता है आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल होता है। आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल में जैसे हमें बेसिकली जब हमें इंटीग्रल निकालना होता है, तो अगर ऐसा दिया होता है एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड डी जेड टाइप का जो इंटीग्रेशन दिया हुआ होता है, फिर उसको उसकी वैल्यू आती है 2 पाई आयोटा इंटू नंबर ऑफ जीरोज माइनस नंबर ऑफ पोल्स। इसको ये भी बोलते हैं कि एक्सेस ऑफ नंबर ऑफ जीरोज ओवर नंबर ऑफ पोल्स, तो इसको हम आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के अंदर पूछे भी गए हैं आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल से क्वेश्चंस। हमें डायरेक्टली ये लिख के बिल्कुल नहीं देंगे कि आप आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल अप्लाई करो। जैसे अभी आगे हम क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो हमें आइडिया लगाना पड़ेगा खुद क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखकर कि हाँ भाई ये तो ना ऐसी कुछ स्टेटमेंट बन रही है जो ना तो कोशी थ्योरम है वो अप्लाई हो रही, ना कोशी इंटीग्रल फॉर्मूला है उससे निकाला जा रहा, ना फिर रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई हो रही। तो फिर कुछ हमें कुछ ऐसा हिंट उस क्वेश्चन में ज़रूर मिलेगा अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, तो कि हम इसके अंदर आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, तो ये ईजिली हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो जब हम अपने क्वेश्चन देखेंगे तो ये चीज़ हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कौन सी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ओपन मैपिंग थ्योरम आती है। ठीक है, कि जो नॉन कांस्टेंट जो फंक्शन होता है, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन होता है, वो ओपन की इमेज ओपन सेट की इमेज ओपन देता है। ठीक है, फिर उसके बाद ओपन मैपिंग थ्योरम होती है। ऐसे पिकार्ड थ्योरम होती है। पिकार्ड थ्योरम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके उसके बेस पे हमें ये पता चलता है कि फिर उसके जो नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन होता है वो या तो इमेज है वो पूरा का पूरा सी प्लेन दे देता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सी प्लेन में से मैक्सिमम एक पॉइंट छोड़ सकता है। मतलब जो स्टेटमेंट ही है पिकार्ड थ्योरम की वो ये बोलती है कि जो नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है वो जो किसी भी जो डोमेन दे रखे है हमें उसकी इमेज या तो पूरा सी प्लेन देता है या सी माइनस कोई सिंगलटन पॉइंट देता है। मतलब मैक्सिमम एक पॉइंट छोड़ सकता है अपनी इमेज के अंदर। तो उसकी कोरोलरी भी होती है इम्पोर्टेंट कि अगर एक से ज़्यादा पॉइंट छोड़ देता है तो हमारा फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। जैसे कि अगर ऐसा लिखा मिल जाए कि कोई फंक्शन है एंटायर फंक्शन है और उसकी जो इमेज है ना वो एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, तो हमें यहाँ से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये फंक्शन है। एंटायर फंक्शन भी बोल रखा है और इमेज एक स्ट्रेट लाइन मिली है, दैट मीन्स इमेज है ना वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर मान लो जैसे कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन आ गई, तो एक स्ट्रेट लाइन इमेज मिल गई, तो इसका मतलब उसने तो बहुत सारे पॉइंट छोड़ दिए कॉम्प्लेक्स प्लेन से अब इमेज के अंदर। लेकिन अगर वो नॉन कॉन्स्टेंट फंक्शन होता तो या तो इमेज पूरा सी आती, या फिर इमेज में से क्या होता सी में से कोई सिंगलटन पॉइंट छूटता। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा फंक्शन है वो ऑब्वियसली कोई कांस्टेंट फंक्शन ही होगा। ठीक है, तो हमें ऐसे जो कोरोलरीज वगैरह है ना जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम डिस्कार्ड कब कर सकते हैं इस टाइप से। तो थ्योरम्स की जो स्टेटमेंट है ना बहुत पकड़ पकड़ के चलनी पड़ती है, स्पेशली प्योर मैथमेटिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही जैसे पिकार्ड थ्योरम होती है, फिर इसके बाद जैसे ग्रेट पिकार्ड होती है, कई जगह पर इसको पिकार्ड लिटिल थ्योरम भी लिख देते हैं। तो इसके अंदर यही होता था कि जो हमारा जो फंक्शन होता है ना कि अगर फंक्शन के पास जैसे अब तो पिकार्ड में हमने बोला कि एंटायर फंक्शन के लिए नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन के लिए, अगर फंक्शन एंटायर भी नहीं है, अगर फंक्शन के पास ना रिमूवेबल टाइप वो वाली सिंगुलरिटी है, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है, तो आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी के नेबरहुड में हमारा जो फंक्शन है वो पूरे के पूरे सी प्लेन पे मैप हो सकता है, या फिर सी प्लेन में से कोई सिंगलटन पॉइंट छोड़ सकता है।
तो जैसे कि इसमें फिर हमारे दो एग्जाम्पल आते थे, जैसे कि मतलब हम याद रखने के लिए दो एग्जाम्पल याद रखते हैं ज़्यादातर। तो जैसे कि साइन 1/z हो गया और फिर ई की पावर 1/z हो गया, दोनों के पास ही z इज इक्वल टू 0 पर आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलैरिटी है। तो फिर ये दोनों ही फंक्शन ना जैसे साइन 1/z है, ये जो है इसके पास जीरो के ऊपर इसेंशियल सिंगुलरिटी है, लेकिन जीरो के बिल्कुल हर एक छोटे से छोटे नेबरहुड में ना ये पूरे के पूरे सी प्लेन पे मैप हो सकता है। जो इसकी जो इमेज आती है पूरा का पूरा सी प्लेन आ जाती है। और जैसे ई की पावर 1/z वाला है, इसके पास भी z इक्वल टू 0 पे पर आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है, पर ये जीरो के बिल्कुल छोटे से छोटे नेबरहुड में भी, मतलब जीरो के हर एक छोटे से छोटे नेबरहुड में आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी के नेबरहुड में ये क्या हो जाता है, पूरे के पूरे c-0 पर मैप हो जाता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो तो लेता नहीं, तो इमेज है वो c-0 आ जाती है। तो इसमें भी वही चीज़ है कि या तो सी इमेज आ जाती है या फिर सी में से कोई सिंगलटन पॉइंट हट जाता है। जैसे कि अगर हम ई की पावर 1/z की जगह पर हम अगर ये लिखेंगे ई की पावर 1/z, अगर -1 लिख देंगे तो ई की पावर 1/z कभी जीरो नहीं बन सकता। तो ई की पावर -1/z जो फंक्शन है ना, ये कभी भी -1 नहीं बन सकता है ना। तो ये वाला जो फंक्शन होगा ये सी में से -1 हटा देगा, ये वो वाली इमेज आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें आइडिया लगाना होता है कि जो गिवन थ्योरम दे रखी है उसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं थोड़े बहुत भी, कि जो हमारी जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, फिर उसी के अकॉर्डिंग मतलब उन्हीं की कुछ कोरोलरीज वगैरह होती है जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे कोशी इनइक्वालिटी होती है, तो उसमें हमें बताना होता है कि जो फंक्शन है कोई भी एनालिटिक फंक्शन दे रखा है और उसमें ये होता है कि सर्कल है ना, एक आर रेडियस का सर्कल दिया हुआ होता है, तो फंक्शन के डेरिवेटिव की हम सेंटर पर वैल्यू निकाल लेते हैं। जो ए सेंटर है अगर आर रेडियस है, तो फंक्शन के डेरिवेटिव का ना हम ये निकाल लेते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव का जो मॉडुलस होता है ना, उसके मैक्सिमम मॉडुलस की वैल्यू निकाल देते हैं, लेस देन इक्वल टू किसके होती है, ठीक है, एम से और आर से रेडियस से रिलेट करके हम ये वाली कोशी इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर इसी की हेल्प से, इसी का यूज करके फिर हमारे पास मैक्सिमम मॉडुलस मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल आता है, स्वार्ट्ज लेमा आता है। फिर स्वार्ट्ज लेमा की कोरोलरीज होती हैं 4-5 जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम देखेंगे कि इनके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं और ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं मैक्सिमम मॉडुलस। और स्पेशल कंडीशंस हमें ये ध्यान रखनी होती है कि कब हम मैक्सिमम मॉडुलस और मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कोशी थ्योरम होती है, कोशी इनइक्वालिटी होती है, कोशी इनइक्वालिटी के ऊपर होगी कोशी इंटीग्रल फार्मूला होता है। स्पेशली ये एनालिटिक फंक्शन के ऊपर बात करते हैं कि फंक्शन अगर एनालिटिक है तो जो इंटीग्रेशन होता है डोमेन, किसी भी टाइप की अगर डोमेन दे रखी है तो हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं बिना पाथ के ऊपर डिपेंड करे, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है इंटीग्रेशन। तो कब जीरो वैल्यू आती है, कब क्या वैल्यू आती है, ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद होता है कि अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो फिर हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है सिंगुलैरिटी का। सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है ना, ठीक से एक दूसरे से। तो जैसे सिंगुलैरिटी होती है तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, उनको हम सिंगुलर पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। फिर सिंगुलर पॉइंट में टाइप ऑफ सिंगुलैरिटीज़ आ जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हमें आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज़ होती हैं, ठीक है। फिर कुछ ऐसी भी टाइप की इंपॉर्टेंट सिंगुलरिटीज़ होती हैं ज़्यादातर जिनके ऊपर ध्यान नहीं जाता, जैसे कि जो स्पेशली जो सिंगल वैल्यूड के लिए हम देख लेते हैं फिर भी कि ये वाले रिमूवेबल हो जाएगी, पोल हो जाएगा, एसेंशियल हो जाएंगी, ये सब टाइप की जो सिंगुलरिटीज़ हैं ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए। लेकिन जब मल्टी वैल्यूड फंक्शन होते तब क्या होता है, वो एक टाइप की स्पेशल टाइप की सिंगुलरिटीज़ होती है। जैसे log ऑफ जेड एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, तो आप चेक कर सकते हैं कि log ऑफ जेड के पास कौन सी टाइप की सिंगुलरिटी होती है, ठीक है। तो ये एक जैसे अलग मल्टी वैल्यूड के आप यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन है उसके पास कौन सी टाइप की सिंगुलरिटी होती है। मतलब अगर हम थोड़ा आइडियलाइज़ करें आगे की
अगर थोड़ा बहुत भी चेंज करना चाहें तो, क्योंकि सिंगल वैल्यूड के लिए हम सब पढ़ लेते हैं, मल्टी वैल्यूड के लिए भी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा और इस चीज़ के बारे में भी कि हाँ हम कहाँ से ये सब चीज़ें कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मल्टी वैल्यूड के लिए किस टाइप की सिंगुलरिटी होती है ना, ये सब चीज़ें। तो फिर उसके बाद आता है जैसे रेजिड्यू आता है। रेजिड्यू क्या होता है? रेजिड्यू थ्योरम होती है। रेजिड्यू एट इन्फिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पावर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी हो जब हमें अलग अलग डिफाइन करके दे रखा होता है। अगर ए एन है वो कुछ एक इंटरवल में अलग डिफाइन कर रखा है, जैसे इवन नंबर के लिए अलग ए एन डिफाइन कर रखा है, ओड के लिए अलग डिफाइन कर रखा है, तो उस टाइप में हम कैसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद है लिवोलिस थ्योरम, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिवोली थ्योरम और एक्सटेंडेड लिवोली थ्योरम, ठीक है। फिर इसमें भी फिर स्पेशल कोरोलरी आ जाती है कि लिवोली थ्योरम बोलते हैं कि एंटायर प्लस बाउंडेड फंक्शन ओनली कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, कि कोई फंक्शन जो एंटायर भी है और बाउंडेड फंक्शन भी वो कांस्टेंट हो सकता है। तो फिर उसकी कोरोलरी के अंदर ये आ जाता है कि अगर कोई फंक्शन नॉन कांस्टेंट है और एंटायर है तो वो अनबाउंडेड ही होगा, ठीक है, ये सब टाइप की चीज़ें। फिर आइडेंटिटी थ्योरम होती है, यूनिकनेस थ्योरम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिटी थ्योरम और यूनिकनेस थ्योरम्स, जिनके अंदर हमें सिर्फ हम ये अगर बता सकते हैं कि फंक्शन की जो जीरोज का सेट है उसको ऑब्जर्व करके हम अपने पूरे फंक्शन को ये बता सकते हैं कि हमारा फंक्शन किस टाइप का होता है, ठीक है। तो ऐसे होता है ना कि फंक्शन की अगर जीरोज का सेट है उसके पास एक लिमिट पॉइंट, एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट ऐसा है जो फंक्शन की डोमेन में बिलोंग करता है, तो फंक्शन है वो आइडेंटिकली जीरो हो जाता है पूरी डोमेन के अंदर, ठीक है। तो फिर उसके बाद उससे पहले ये कनेक्टेडनेस, पाथ कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो कि जैसे दो सेट दे रखे हैं, वो कनेक्टेड कब, सेपरेटेड कब हैं, फिर कनेक्टेड कब हैं, पाथ कनेक्टेड कब हैं, कि जब पाथ अगर कंटिन्यूस होता है फिर जो उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके ऊपर हमें कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए, तभी हम उनको कनेक्टेड पाथ कनेक्टेड बोलते हैं। जैसे कि एक बहुत फेमस ये वाला एग्जांपल होता है एक्स साइन 1/x वाला, और एक होता है साइन 1/x वाला। हम देखते हैं कि ये वाले में ना ये और साथ में कोई इसके साथ में कोई और एक दूसरा सेट दे देते हैं, तो एक के अंदर कनेक्टेड बनता है, एक के अंदर पाथ कनेक्टेड बनता है, ठीक है। तो फिर ये होता है मल्टी वैल्यूड और सिंगल वैल्यूड फंक्शंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं। मल्टी वैल्यूड कौन से होते हैं, सिंगल वैल्यूड कौन से होते हैं? जैसे मल्टी वैल्यूड वो होते हैं जो गिवन, जैसे एफ हमने लिखा W इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जेड, तो जेड की कुछ एक गिवन वैल्यू के लिए अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ मिलती हैं W की, तो वो टाइप के फंक्शंस हैं वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो जाते हैं। जैसे रियल में तो हम इस टाइप के फंक्शंस को फंक्शन ही नहीं बोलते, कि अगर एक पॉइंट के लिए अगर एक से ज़्यादा वैल्यू मिल गई एक नंबर के लिए तो हम बोलते हैं कि ये फंक्शन नहीं होता है रियल में। लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसे फंक्शंस को मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोला जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है मल्टी वैल्यूड फंक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का ऐसा फंक्शन है लोगरिथमिक फंक्शन, log ऑफ जेड फंक्शन। और इसमें फिर इसके बाद इसका पूरा एक कॉन्सेप्ट है कि लोग मल्टी वैल्यूड फंक्शंस होते हैं। फिर लेकिन हमें कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एनालिटिसिटी चेक करने के लिए तो हमें फंक्शन को सिंगल वैल्यूड बनाना पड़ता है। तो फिर इसी सिंगल वैल्यूड बनाने के लिए फिर क्या होता है, इसकी एक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट डिफाइन करी जाती है ARG Z करके, और कोई भी सिंपल आर्ग्यूमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं स्मॉल ARG Z करके। आर्ग्यूमेंट डिफाइन करी जाती है जिसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, सिंगल वैल्यूड बनाया जाता है। फिर जो होता है इसका एक ब्रांच पॉइंट होता है। ब्रांच पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर जो हमारा मल्टी वैल्यूड फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव करते हैं, वो डेरिवेटिव जहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे log ऑफ जेड का डेरिवेटिव 1/z होता है, तो ये z इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसके लिए z इक्वल टू 0 एक ब्रांच पॉइंट है, ठीक है। ये सब चीज़ें ब्रांच पॉइंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर ब्रांच पॉइंट से रिलेटेड ये तो सिर्फ जैसे log ऑफ जेड है, ठीक है। log ऑफ जेड के बाद कोई ऐसे फंक्शन जिनके अंदर जो लोगरिथमिक फंक्शन के कम्बिनेशन से बनेंगे, तो वो सारे
टाइप के फंक्शंस भी क्या हो जाएंगे, मल्टी वैल्यूड फंक्शंस हो जाएंगे। तो सिर्फ log ऑफ जेड के बारे में ही हमें नहीं सोचना है, इसके जितने भी कम्बिनेशन टाइप के फंक्शन बनेंगे वो सारे फंक्शंस हैं वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन बन जाएंगे, है ना। तो जैसे कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं स्पेशली वो टाइप के फंक्शंस होते हैं, वो भी मल्टी वैल्यूड फंक्शंस होते हैं। तो हमें फिर ये देखना होता है कि उनकी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, उनके ब्रांच पॉइंट और ये सब चीज़ें, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। इसके पहले फिर ये होता है एनालिटिक फंक्शन का कंस्ट्रक्शन होता है, मिलने थॉमसन मेथड से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। और उसके अलावा भी 2-3 इम्पोर्टेंट मेथड्स हम देखेंगे कि कौन से होते हैं एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जब हमें एक सिर्फ रियल पार्ट दे रखा हो या सिर्फ इमेजनरी पार्ट दे रखा हो तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड होता है। तो हम किस किस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, 3-4 मेथड्स हैं। फिर उसके बाद हार्मोनिक कंजुगेट क्या होता है, हार्मोनिक कंजुगेट स्पेशली हम जो कोई भी फिर एक वो होता है जो लैप्लास इक्वेशन होती है, फिर हमारा फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन उसको सेटिस्फाई करता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। सी आर इक्वेशंस है, सी आर इक्वेशन भी 3 फॉर्मेट में होती है, पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म। जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म में हम ये वाला बोलते हैं ना, जो पार्शियल डेरिवेटिव है ना विद रिस्पेक्ट टू जेड कॉन्जुगेट, मतलब हम ये बोलते हैं कर्ल एफ बाई कर्ल जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म होती है ये किसकी, सी आर इक्वेशन की। और फिर हम यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, ये कार्टेशियन फॉर्म में बोलते हैं। फिर हम आर और थीटा की फॉर्म में, पोलर फॉर्म में बोलते हैं यू आर इज इक्वल टू 1/r वी थीटा, यू थीटा इज इक्वल टू माइनस आर वी आर, ठीक है। यहाँ से पोलर फॉर्म के लिए बोलते हैं। तो यहाँ से भी हम देखते हैं कि ये सिर्फ नेसेसरी कंडीशन होती है, सफिशिएंट नहीं होती, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद ये बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ें हैं, जैसे कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी हो गई कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, जैसे क्लोज्ड, ओपन और ये सब चीज़ें। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, डेफिनेशन, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, मतलब ये बेसिक्स हैं जो हमें मतलब एक बार थोड़े से रिवाइज करने होते हैं, बाकी इन पर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं उतने। तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्जुगेट क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, लॉगरिथम क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं log ऑफ जेड, log ऑफ जेड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, फिर log ऑफ मोड जेड प्लस आयोटा इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। ये कैसे आती है ये वाली चीज़, ये सब चीज़ें होती हैं, लॉगरिथम लेते हैं। फिर कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कांस्टेंट फंक्शन, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवॉल्व कर दिए जाते हैं कांस्टेंट फंक्शन के अराउंड, कि हमारा फंक्शन वो कांस्टेंट कब होता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि हमने ये बोला था कि अगर एंटायर फंक्शन है कोई, एक से ज़्यादा वैल्यू अगर मतलब जो उसकी जो इमेज आई ना उसमें उसने एक से ज़्यादा वैल्यू छोड़ दी तो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई फंक्शन एंटायर है प्लस बाउंडेड है तो लिवोली थ्योरम से वो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर फंक्शन एनालिटिक है, फंक्शन का हम ये बोल दें कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक, एफ ऑफ जेड का कॉन्जुगेट भी एनालिटिक है, तो भी कुछ कंडीशंस आती है। तो 1-2 कंडीशंस ये वाली होती हैं कि अगर हमारा फंक्शन है वो एंटायर है, फिर साथ में फंक्शन का रियल पार्ट बाउंडेड है, इमेजनरी पार्ट बाउंडेड है, रियल प्लस इमेजनरी पार्ट बाउंडेड है, उसका मॉडुलस बाउंडेड है, कॉन्जुगेट है, ये सब चीज़ें। यहाँ से भी हमें बहुत सारे रिजल्ट्स निकल कर आते हैं कि कब फंक्शन कांस्टेंट होता है कब नहीं होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं जो रिवॉल्व करा दिए जाते हैं, मतलब घुमा फिरा कर बहुत सारी चीज़ें ऐसी पूछी जाती हैं। नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन के ऊपर भी 3-4 कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पीछे देखे बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं। इमेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि किस ट्रांसफॉर्मेशन की इमेज कब क्लोज्ड आएगी कब ओपन आएगी, ठीक है, इस टाइप से के भी। और सीरीज, पावर सीरीज में जैसे अभी हमने बोला था ऊपर कि जैसे इवन के लिए अलग डिफाइन कर दिया, ओड के लिए अलग डिफाइन कर दिया, अलग अलग जैसे बोल दे कि 3 की पावर वाली जो टर्म्स हैं an, उनके लिए अलग से an डिफाइन कर देंगे, बाकी सब के लिए अलग डिफाइन कर देंगे। उस टाइप के भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले, इनमें से ज़्यादा टफ नहीं पर हाँ
कुछ अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अब इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी तो हमारे पास 2-3 मेथड हो जाते हैं, जैसे कोशी थ्योरम है, कोशी इंटीग्रल फार्मूला है, फिर जो रेजिड्यू थ्योरम है, ठीक है, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी का भी यूज हो जाता है, फिर उसके बाद जो हमारा आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल है उसका भी यूज आ जाता है। तो कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हमें ये देखना होता है कि हमें कौन से कॉन्सेप्ट से यूज करने से हमारा क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाता है और अच्छे से हम अपने आंसर तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल का यूज है वो हमें कब करना है, इंटायर फंक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी और यूनिकनेस थ्योरम है, कुछ ये 4-5 चीज़ें जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते क्वेश्चंस। तो अगले जो वीडियो होगी उसके अंदर हम इसी जो हमने ये सारे टॉपिक्स बोले हैं ना, ये वाली चीज़ हम देखेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर कि जो प्रीवियस ईयर्स है ना, रिसेंट 2024 से लेकर 2008 तक के क्वेश्चंस हैं वो मैंने इसकी पूरे कलेक्ट कर रखे हैं। वहाँ से हमने सारे जो क्वेश्चंस हैं ना वो सिलेक्ट करके छांट के बिल्कुल ऐसे कॉम्प्लेक्स के उठा के इकट्ठे कर रखे हैं एक पीडीएफ के अंदर, जिसमें आप बिल्कुल आराम से एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ इस इन टॉपिक्स से जो मैंने बताए हैं यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ऐसे होते हैं कि जो हम ने अगर अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखे हैं और अच्छे से हम प्रैक्टिस करें तो उनको ईज़िली हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वाली वीडियो हेल्पफुल हुई होगी आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।